Hello and welcome back once again my all the dear students of class 12th। बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर को हम आज इस वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में काफ़ी कुछ आप पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक है रेट कांस्टेंट एंड रेट लॉ। इसके बाद फिर हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे और अलग अलग फिर रिएक्शन जैसे कि एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस और फिर मॉलिक्यूलरिटी की तरफ एक एक करके धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रेट ऑफ रिएक्शन के डिफरेंट फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया और डिस्कशन करने पर इन चीजों पे हमने ये देखा कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन वो किसी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इन्हीं बातों को समराइज करते हुए आज के हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, सबसे पहले हम टॉपिक का नाम यहां लिख लेते हैं जिससे कि हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए कि आज हमें क्या पढ़ना है। सो दिस इज आवर टॉपिक टुडेज, दैट इज द रेट कांस्टेंट। प्लीज यू नोट इट डाउन दिस टॉपिक आल्सो, rate constant and rate law। ओके बच्चों, ये दोनों के दोनों टॉपिक इस चैप्टर में अपना एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस रखते हैं, एक अच्छी वैल्यू रखते हैं। और सबसे ज्यादा तो अगर इन दोनों में देखा जाए तो इन दोनों में जो रेट लॉ है ये अपना एक स्पेसिफिक वेटेज रखता है और रेट लॉ से ही कई सारी चीजें जुड़ी हैं जो कि आगे आने वाली हैं अभी। तो हमें इनकी मीनिंग, रेट लॉ चाहे हो गया या फिर रेट कांस्टेंट हो गया या इससे आगे जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं अभी एक एक करके धीरे धीरे, पहले हम इसे कंप्लीट करते हैं। इन बातों को, इन पॉइंट्स को आपको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक चीज कोई मिस करेगी बच्चों तो नेक्स्ट पॉइंट भी मिस कर जाएगा। इसलिए सारी चीजों को लिंक करते हुए पढ़ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों चलिए अपना हम आगे की स्टडी स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट वन इज नोन एज द रेट कांस्टेंट। अब ये रेट कांस्टेंट क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन वाइज अगर हम देखें तो इट इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट जैसे अभी तक आप डिफरेंट कांस्टेंट पढ़ते चले आए हैं, तो यहां पर भी ये कांस्टेंट ही है जिसको कि हम k से इंडिकेट करते हैं। ओके, और किस चीज का कांस्टेंट है? दैट इज द कांस्टेंट ऑफ द रेट। ओके, सो रेट कांस्टेंट। अब इसे निकालते कैसे हैं, इसकी वैल्यू क्या है, कब कब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ओके बच्चों, रेट कांस्टेंट। बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि कोई भी जो रेट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन मीन से रेट ऑफ रिएक्शन वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे अगर कोई रिएक्टेंट R है और इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक, या एक से ज्यादा हम ले लेते हैं, एक काम करते हैं इससे थोड़ा हम ज्यादा लेते हैं। Suppose there are the A and B. These are the two reactants and which are forming
C and D। अब इनके और इनके कंसंट्रेशन के ऊपर ही रेट डिपेंड करती है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतनी तेज रेट ऑफ रिएक्शन होगी, और फाइनली धीरे धीरे करते हुए क्या, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होता चला जाता है तो कम होते होते इनकी रेट धीरे धीरे कम होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। एज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन आल्सो डिक्रीजेस। ये बात हमने डिस्कशन किया था। इसके बाद हमने एक चीज और भी देखी थी, जैसे इसके लिए अगर हम रेट निकालते थे, ठीक है, तो रेट इट वाज रिलेटेड टू द, इसका जो रेट था, रेट ऑफ रिएक्शन, इट वाज कंसंट्रेशन ऑफ द A अपॉन माइनस साइन के साथ में डेल्टा के और डेल्टा टी के साथ में। ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। और साथ साथ एक हमने और रिएक्शन डिस्कशन की थी कि अगर इस रिएक्शन में इनका कुछ न कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा हो, फॉर एग्जांपल जैसे A, यहां पर A, फिर यहां पर सपोज एक रिएक्शन है A A B then C C and D, फॉर एग्जांपल दिस वन इज अ टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इसके बेसिस पर इनका जो हमने रेट निकाला था, तो रेट में जो कोफिशिएंट थे उनको हमने डिवाइड किया था। यहां तक हमें बात समझ में आई थी। अब यहां पर एक आता है लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में यहां पर किसी भी रेट के लिए डिस्कशन करें, तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ओके बच्चों, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, the rate is it will be directly proportional to the concentration of A raised to the power A, इसका कोफिशिएंट ऊपर चला जाएगा, ठीक है, then into concentration of B raised to the power B। ये रिएक्टेंट के लिए ये हमारे पास एक लॉ है, and this law is known as the rate it will be directly proportional to the multiplication of the concentration raised to the power its coefficients value। इनकी जो कोफिशिएंट वैल्यू है, इन कोफिशिएंट वैल्यू के पावर के रेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये लॉ किसका क्या बोलता है हमें? ये लॉ बोलता है ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन का। बच्चों यहां पर अगर हम इसका साइन हटाएं, मींस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं, तो हमें यहां पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। देन दिस एक्सप्रेशन इट विल बी इक्वल टू द रेट, इट विल बी इक्वल टू द k and a raised to the power a and b raised to the power b, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इस तरह से ये जो कांस्टेंट आ गया, नाउ दिस कांस्टेंट इज नोन एज द रेट कांस्टेंट। ओके, अब इस रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स हैं, वो हम देखते हैं। ये बात मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गई कि रेट कांस्टेंट क्या हुआ। इट इज द कांस्टेंट वैल्यू। ओके, इन द रेट एक्सप्रेशन, ये रेट एक्सप्रेशन है, रेट इक्वेशन है। ठीक, इससे रिलेटेड रेट कांस्टेंट से रिलेटेड कुछ बातें हैं, वो जरा हम समझने की यहां पर कोशिश करते हैं। नाउ सी, रेट कांस्टेंट बेसिकली इट इज इंडिपेंडेंस वैल्यू। इसकी जो वैल्यू होती है, नंबर वन, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन। ओके, कंसंट्रेशन, it does not depend upon the concentration of reactant। ठीक है,
रिएक्टेंट के ऊपर इसकी वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं आता, इसकी खुद की अपनी एक वैल्यू होती है। नंबर 1। नंबर सेकेंड, रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है इट इंक्रीजेस। ओके, रेट कांस्टेंट increases with temperature। ओके, टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। नंबर 3, रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है विद कैटलिस्ट के साथ में। ठीक है, कैटलिस्ट अगर किसी भी रिएक्शन में मिला दिया जाए तो उसकी वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। नेक्स्ट, नंबर 4, रेट कांस्टेंट की यूनिट, ये हम ऐसे नहीं निकाल सकते हैं दैट द रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो बेसिकली द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ rate constant we can calculate with the help of the order of the reaction। okay, unit of rate constant can be calculated by order of the reaction। ठीक है बच्चों, अब ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, ये हमारा अभी टॉपिक आने वाला है, तो हम इसमें अभी पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। ये बात समझ में आ गई रेट कांस्टेंट की। बच्चों एक बात और है यहां पर कि ये जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है और ये जो किसी भी कंसंट्रेशन की जो हम पावर रेज कर रहे हैं, जो उसकी कोफिशिएंट वैल्यू को हम रेज कर रहे हैं, ये वैल्यू बेसिकली होती है थ्योरेटिकल वैल्यू, राइट। इसी टॉपिक को अब हम कोरिलेट करेंगे रेट लॉ से। सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नोन एज द रेट लॉ। So please note it down. The next topic is the rate law। बच्चों अभी हमने यहां पर ये जो एक रेट कांस्टेंट से रिलेटेड जो वैल्यू देखी, जो रेट एक्सप्रेशन देखा, यहां पर दिस रेट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म्स इनटू रिएक्टेंट। अगर कोई रिएक्शन है जो हमने अभी पहले देखी, रेज़ टू द पावर a इनटू कंसंट्रेशन ऑफ b रेज़ टू द पावर b। बच्चों यहां पर इस एक्सप्रेशन में ये जो हमें रेट मिल रही है और ये बेसिकली जो हमने इसकी पावर को रेज किया है, ये वैल्यू बेसिकली थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। बट एक्चुअल में अगर हम किसी भी रिएक्शन को करें और रिएक्शन में करने पर उसकी जो वैल्यू आती है, ठीक है, उस वैल्यू से रिलेटेड जो एक्सप्रेशन बनता है, दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज द रेट लॉ। ठीक है, जैसे रेट लॉ को मैं ऐसे कह सकता हूं दैट द रेट लॉ बेसिकली it may or may not be equal to the the value of the rate expressions in the rate constant। ओके बच्चों, जैसे अगर एक मान लीजिए कि ये रिएक्शन है, सपोज 2NO2 plus F2 will give 2NO2F। सपोज ये एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में अगर हम रेट एक्सप्रेशन को देखें, मास लॉ ऑफ मास एक्शन को देखें, तो इससे रिलेटेड हमें रेट यहां पर क्या मिलना चाहिए, हमें यहां पर रेट
इसके लिए, इस रिएक्टेंट के लिए हमें रेट मिलना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर, इसकी जो कोफिशिएंट वैल्यू है, ठीक है। लेकिन कोफिशिएंट वैल्यू ऐसा जरूरी नहीं है कि रेट लॉ के लिए, रेट लॉ के एक्सप्रेशन के लिए जो ये वैल्यू है वही वैल्यू यहां पर मिले, बल्कि एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट करने पर ये जो वैल्यू मिली, रेट लॉ की जो वैल्यू मिली, रेट लॉ के बेसिस पर इसकी वैल्यू मिली, दिस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 ओनली टू द पावर 1। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कुछ भी थ्योरेटिकल वैल्यू में कोफिशिएंट की वैल्यू दिया है वही कोफिशिएंट की वैल्यू रेट के एक्सप्रेशन में इक्वल आए, ठीक है। सो रेट लॉ अब यहां पर यही बनता है। नाउ दिस एक्सप्रेशन बेसिकली, इसी एक्सप्रेशन को हम रेट लॉ भी कहेंगे, दैट द रेट लॉ कैन बी डिटरमाइंड as the in which the rate of the reaction, the reaction rate basically it is equal to the it can be represented in terms of the molar concentration, okay। जो मोलर कंसंट्रेशन है, इसी मोलर कंसंट्रेशन के जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को ही रेट लॉ कहते हैं। बट यहां पर यह बात ध्यान देने लायक है that it is experimentally based, theoretical या फिर अगर कोई भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दिया है और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को देख करके हमने उसकी पावर इस तरह से ऊपर लगा दिया, तो जरूरी नहीं है कि वो ही एक्सपेरिमेंट वैल्यू पर सही हो आए। मीन टू से इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द कोफिशिएंट वैल्यू। बात समझ में आ गई बच्चों? ओके, सो रेट लॉ में समझ में आ गया। देन आफ्टर अब हम यहां पर रेट कांस्टेंट को भी जरा और समझते हैं। अगर यहां पर कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 मोलर हो जाए, ठीक है, 1 मोलर, इफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इट विल बी 1 मोलर, देन 1 रखने पर क्या आ जाएगा, तब फिर रेट क्या आ जाएगा, रेट इट विल बी K into 1 into 1, that means this rate it will be equal to the rate constant at that time, रेट लॉ के लिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये रेट के बराबर आ जाएगी। ऐसी कंडीशन में इस कांस्टेंट को बोलते हैं स्पेसिफिक कांस्टेंट, ओके, ठीक है बच्चों। तो the rate constant it will be equal to the rate of the reaction when the molar concentration of the reactant it will be 1 molar। I hope कि क्लियर हो रहा होगा आपको। ओके, नेक्स्ट वन हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की तरफ। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। Order of the reaction। बच्चों रिएक्शन की ऑर्डर क्या है, ठीक है। हमने रेट लॉ का जो अभी एक्सप्रेशन पढ़ा, द एक्सप्रेशन which denote as the rate law in which the molar concentration कि जो पावर रेस थी उसके साथ में जो रेट कांस्टेंट था, सपोज कुछ इस तरह से, रेट इज इक्वल्स टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर A स्मॉल a एंड द कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर B। इस रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जो मोलर कंसंट्रेशन की पावर्स हैं, इन पावर्स का सम, the total sum of the power of the concentration in the rate law expression is known as the order of the reaction, ठीक है।
मीनिंग मतलब मैंने ये कही कि किसी भी रेट लॉ के एक्सप्रेशन में, इस रेट लॉ के एक्सप्रेशन में इनकी जो पावर है, ओके, कंसंट्रेशन की जो पावर है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर है, इनका जो सम होता है, ओके, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ reactant, okay, reactant gives the idea about, okay, about order, right? अब यहां पर ध्यान समझिएगा, क्या करना है हमें, सम करना है। मीन टू से, इस अगर कोई ये एक ऐसी रिएक्शन है, इस रिएक्शन का हमें ऑर्डर निकालना है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, दिस ऑर्डर ऑफ दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन इट विल बी A प्लस बी। अब A प्लस बी जो कुछ भी आए, नाउ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इट मे बी 0, इट मे बी 1, इट मे बी 2, इट मे बी 3, it may be fraction also, okay, it may be fraction or it may be in the negative sign also, ठीक है बच्चों। तो ऑर्डर जो रिएक्शन की आती है वो कुछ भी आ सकती है, 0, 1, 2, 3, या फ्रैक्शन में भी आ सकती है, अपॉन में, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर नेगेटिव साइन में भी आ सकती है। नेगेटिव टाइप की रिएक्शन को हम इनहिबिटरी रिएक्शन करते हैं, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये मतलब होता है एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ना करता हो, ठीक है। तो जैसे एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन मोलर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ऐसी रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन करते हैं। बाकी सबके लिए अलग अलग है, ठीक है बच्चों। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की डेफिनेशन एटलीस्ट हमने यहां पर देख ली। नेक्स्ट आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में आपको पढ़ना है, फिर हाफ लाइफ से रिलेटेड इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ उसके पॉइंट्स हैं, वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।